घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र, सामान्य अध्ययन, पुनरावलोकन। सामान्य अध्ययन किसका है? तो साइंस का है। सामान्य विज्ञान का पुनरावलोकन। भौतिक विज्ञान मात्रा में एक इकाई, मात्रा में एक इकाई से शुरू करते हैं। क्वेश्चन सीधे करेंगे। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन मूल भौतिक राशि है? तो भौतिक राशि 7 होता है मूल भौतिक राशि। इसमें से कौन है? तो इसमें से बोला मूल भौतिक राशि कौन है? विद्युत धारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ऊष्मागतिकी, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण 7 जो है मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेशन, भौतिक राशि, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचरित होती है। शक्ति P बराबर होता है W/T। इसको जूल पर सेकंड भी कहते हैं। जूल पर सेकंड भी इसका मात्रक होता है। जूल पर सेकंड बराबर 1 वाट होता है, इसलिए इसका SI मात्रक जो है वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है वाट होती है। ऊपर में एक्सप्लेन किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। F बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन। ए बराबर मास इंटू एक्सलरेशन होता है। मास का हो जाएगा kg और इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो 1 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक, नेक्स्ट है उसके बाद कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या जूल होता है? कार्य किसको बोलते हैं? तो जो विस्थापन कार्य से बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो एक कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल होता है। इसको करेंगे तो न्यूटन मीटर भी हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर भी मात्रक होता है। किसी वस्तु को बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं। जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। फ्रीक्वेंसी को जो मापा जाता है वो हर्ट्ज में मापा जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। यह जो है साइकिल होता है। फ्रीक्वेंसी F बराबर होता है 1/T होता है, 1/T होता है। देखिए, आवृत्ति का SI मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य के लिए जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है क्या? आवृत्ति मापा जाता है हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति
पे हर्ट्ज यानी फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। यह एक इकाई है जो प्रोसेसर द्वारा 1 सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या को मापता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर के किस विशेषता का सूचक है? तो ये रफ्तार के विशेषता के सूचक है गीगाहर्ट्ज। देखिए गीगाहर्ट्ज शब्द जो है, गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की रफ्तार या गति का सूचक है। सीपीयू द्वारा प्रति सेकंड निष्पादित चक्र की संख्या को क्लाउड स्पीड द्वारा मापा जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। इस संदर्भ में चक्र एक मूल इकाई है जो सीपीयू की गति को मापने के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट है चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है विद्युत प्रतिरोधकता की जो इकाई होती है, देखिए वो होता है ओम मीटर होता है क्योंकि आर बराबर होता है रो इंटू एल बाई ए होता है। यहाँ रो जो है वो विद्युत प्रतिरोधकता है, तो रो बराबर हो जाएगा आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो आर होता है ओम, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर बटा में मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो ओम मीटर जो है इसका मात्रक हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ओम मीटर देता है, ओम मीटर जो है एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर जो मात्रक है वह किसका है मात्रक? तो प्रतिरोधकता का मात्रक है। 12 नंबर है चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के मापन की इकाई है तो टेस्ला में मापा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है टेस्ला में मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की मापन की इकाई टेस्ला है, जिसे टी से प्रदर्शित किया। चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रियाओं के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय अवयव के चारों ओर उपस्थित चुंबकीय बल के वितरण को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? निम्नलिखित में से कौन टेस्ला के समतुल्य है? तो टेस्ला के समतुल्य कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यूटन न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन देखिए टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की एसआई मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के चुंबकीय क्षेत्र की माप है। प्रश्नगत विकल्प में जो है न्यूटन यानी न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है टेस्ला के समतुल्य है। टेस्ला बराबर होता है वेबर यानी फ्लक्स होता है इंटू एरिया होता है। फ्लक्स अपॉन एरिया होता है, तो फ्लक्स वेबर बटा मीटर स्क्वायर। वेबर को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? तो वेबर बराबर होता है न्यूटन मीटर बटा में एम्पियर होता है वेबर बराबर। यहाँ का वेबर का पुट करेंगे तो मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन एम्पियर मीटर हो जाएगा। वेबर बराबर इतना होता है न्यूटन मीटर बटा में एम्पियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमें बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर में। सही है। दबाव या दाब किसमें मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता किसमें मापी जाती है? तो ये जो सक्रियता है क्यूरी में नहीं मापा है, रेडियोएक्टिव बेकुरेल में मापा जाता है, इसलिए गलत होगा। ये होगा बेकुरल यानी में मापा जाता है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। सही है, यानी सी जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता से तात्पर्य होता है प्रति इकाई समय में डीके होने वाली नाभिकों की संख्या से। एसआई प्रणाली में इसकी इकाई बेकुरल है। क्यूरी इसका पुराना एवं गैर एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई
दूरी होता है। ऑप्शन सी, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष जो है वह समय है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वही प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसीलिए इसकी दूरियां मापी जाती हैं प्रकाश वर्ष में। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। क्या क्या देख रहे थे? तो ये खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती हैं कि उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य हो सकता है। अतः उन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर होती है और यह उच्च परिशुद्धता हाई प्रेसियस के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाती हैं। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक में तारों की संबंधित दूरियां को मापने का एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.24 प्रकाश वर्ष होता है। 25 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक पैरेलल सेकंड का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के संदर्भ में होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। 2.62 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना दूरी होता है? 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। अब इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 9.46 गुणे 10 की पावर 15 से, तो ये आ जाएगा कितना? 3.0857 गुणे 10 की पावर 16 मीटर आ जाएगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में मीटर में दूरी पूछेगा तो 3.0857, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर? तो 9.46, और एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.262 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है एक पार्सेक कहलाती है। एक पार्सेक खगोलीय दूरी की एक इकाई है जिसे उस दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक खगोलीय इकाई एक आर्क सेकेंड यानी डिग्री का 1/36वां भाग का कोण बनाती है। पार्सेक शब्द पैरेलैक्स ऑफ वन आर्क सेकेंड से बना है। एक पार्सेक 3.26 प्रकाश वर्ष या 206,265 खगोलीय मात्रक के बराबर है। परिभाषा के अनुसार वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या एक आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करता है वह एक पार्सेक के रूप में परिभाषित की जाती है। पार्सेक का मात्रक क्या होता है? पार्सेक का मात्रक देखिए, पार्सेक दूरी की मात्रक है। नेक्स्ट है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 गुण से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? तो सेंटीमीटर। आप 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39, ठीक है, इंच होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 0.39 इंच। जब 0.39 इंच से सेंटीमीटर में गुणा करेंगे तो आपको इंच प्राप्त हो जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो 6 फीट व्यक्ति को कितना मीटर होता है? हर व्यक्ति 6 फीट का है तो 6 फीट में जो हो जाएगा उसका 6 गुणे 1 फीट में कितना दूरी होता है? 1 फीट में होता है, 1 फीट में कितना मीटर होता है? तो 0.3084 इतना क्या होता है? मीटर होता है। जब इसको हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 गुणे कितना हो जाएगा?
कितना गुणे 10⁻⁻9 से भागा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0.3048 बराबर 10⁻⁻9 करेंगे, नैनो है ना, 9 करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 30.48 गुणे 10⁻7। अभी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 183 गुणे 10⁻7 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो होगा इसका, ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 नैनोमीटर होता है। देखिए 1 नैनोमीटर हमको सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर जो है 10⁻⁹ के बराबर होता है, हमको सेंटीमीटर में बताना है तो कितना होगा, तो ये होता है 1 नैनोमीटर, नैनोमीटर में हो गया, ये नैनोमीटर हो गया, सेंटीमीटर में करना है तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, 1 मीटर जो है 10⁻90 नैनोमीटर होगा, नहीं 1 मीटर जो है 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है, क्योंकि एक नैनोमीटर एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁹ मीटर, तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर सही है, ऑप्शन सी। एम्पियर मापने की इकाई है, विद्युत धारा जो है एम्पियर में मापा जाता है, ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, इसका अर्थ है उस तार में प्रति सेकेंड 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट हो रहे हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल रहे हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, देखिए मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, मेगावाट में बिजली उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट के बराबर होता है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना, भौतिक राशि और उसकी इकाई है। त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का क्या होता है न्यूटन, कार्य का क्या होता है जूल, आवेग का क्या हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 3 1 2 4 3 1 2 किसमें है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाला परिवर्तन है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, क्योंकि इम्पल्स बराबर जो होता है फोर्स इंटू समय अंतराल होता है, टी होता है, इसलिए इसका मात्रक क्या हो जाता है न्यूटन सेकंड होता है, इम्पल्स बराबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में SI मात्रा में कौन सुमेलित नहीं बताना है, सुमेलित नहीं है, कार्य का मात्रक जूल होता है, सही है, इसका बल का न्यूटन होता है, दाब का क्या होता है पास्कल होता है, इसलिए कौन सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन डी। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक है, नोट किसका मात्रक है, तो नोट जो है नौचालन का मात्रक है, और नॉटिकल मील समुद्री, नॉटिकल देखिए नॉट जो है समुद्री जहाज की गति है, नॉटिकल मील नौचालन का है, और कैलोरी उष्मा का है, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी। 4 3 2 1 4 3 2 1 सही, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। शक्ति पावर का मात्रक जूल सेकंड होता है, जिसे वाट के रूप में परिभाषित किया जाता है। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है, नौचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं, कैलोरी उष्मा की मात्रा है। सुमेलित कीजिए, जूल, जूल किस में मापा जाता है, जूल जो है कार्य का मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है तो विद्युत धारा का मात्रक है, वाट किसका मात्रक है सामर्थ्य का, वोल्ट किसका है विभवांतर का, कैलोरी किसका है तो उष्मा का।
इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। नॉट किसमें जहाज की चाल की मापी जाती है, सही है। उसके बाद नॉटिकल मील नौचालन में परित दूरी की इकाई है, यह भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई है। समय मापन की इकाई प्रकाश वर्ष नहीं है, दूरी की मात्रक है। ऑप्शन कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्ध्य की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। सूचीवार और 2 को सुमेलित करना है। उच्च वेग किसमें मापा जाता है, मैप में, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में, दाब पास्कल में, ऊर्जा जूल में। 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसमें है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है, दबाव से। नेक्स्ट है एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, एक 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है। 10⁻⁻6 मीटर होता है, तो हमको मिलीमीटर में करना है तो 10⁻³ मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। जब इसको नीचे करते 1/1000 मिलीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करती है। एक माइक्रोन की लंबाई 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई के बराबर। 10⁻⁻6 मीटर होता है, जब हम सेंटीमीटर करेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, हमें सुमेलित नहीं है बताना है। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापते हैं, सुमेलित है। ठीक है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। नौचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील है, सही है। उष्मा की इकाई सेल्सियस है, नहीं, उष्मा की इकाई कैलोरी होता है, इसीलिए तापमान की इकाई है। कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उष्मा की एक इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई जो है वाट नहीं है, शक्ति की इकाई है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, हमें बताना है उष्मा की इकाई कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो है सेंटीग्रेड जो है उष्मा की इकाई नहीं है, तापमान की इकाई है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर, जो है 1 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। दाब क्या है, एक अदिश राशि है। दाब एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं, क्योंकि जो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक हो जाता है। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या है, तो दाब की जो इकाई होगा, दाब की इकाई वह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दाब का मात्रक होता है, देखिए दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, तो एफ बराबर दाब पी बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। तो फोर्स मास इंटू एक्सलरेशन अपॉन एरिया। ठीक है। तो एरिया हो जाएगा तो मास हो जाएगा केजी। ठीक है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बटा में क्या हो जाएगा, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा केजी 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 पर मीटर सेकेंड हो जाएगा, केजी पर मीटर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर सेकेंड हो जाएगा। इसलिए इनमें से कोई जो है आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका ई हो जाएगा।
पारिस्थितिक दाब, पारिस्थितिकी दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो ये बार में मापा जाता है। ठीक है, एक बार बराबर 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से दाब की इकाई है पास्कल, दाब, तारे। निम्नलिखित में से दाब की इकाइयां हैं, चयन करना है। 12 पास्कल, टॉर और एटीएम, चारों के चारों जो है सही हो जाएंगे, चारों के चारों ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक बार के बराबर होता है। देखिए एक डाइन जो है 1.02 × 10⁻⁶ किलोग्राम होता है, और एक बार बराबर 10⁻⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इस बार एक बार बराबर 10⁶ डाइन और 1.2 से गुणा कर देते हैं, क्या हो जाएगा? नोट 20 कितना पार हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? स्ट्रेस का मात्रक नहीं होता है, सॉरी स्ट्रेक नहीं, स्ट्रेन का जो है मात्रक नहीं होता है। इस तो फोर्स बाय एरिया हो जाता है, स्ट्रेन फोर्स बाय एरिया हो जाता है, बल हो जाता है, उसका मात्रक होता है न्यूटन, दाब का हो जाता है पास्कल, इसका नहीं होता है। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल बराबर कितना होता है? 158.987 लीटर होता है। और घन लीटर में कितना होता है? तो 0.1589 घन लीटर। एक बैरल में कितना यूएस गैलन होता है? 42 यूएस गैलन। और यूके गैलन कितना होता है? 34.9723 यूके गैलन होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो हो जाएगा फर्मी मीटर में, हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर। उसके बाद है सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है कि उससे किसका मात्रक है? प्रवाह की दर को, बाइट कंप्यूटर की मात्रक है, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता को, बार दाब की मापता है। तो क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उस क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो जल के बहाव को मापा जाता है, सी हो जाएगा। एनटीयू मापने की इकाई है, तो एनटीयू किसको मापता है? अम्ल की अम्लता, टर्बिलिटी को मापता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एनटीयू का आशय होता है नेफेक्टिव टर्बिलिटी यूनिट से है, या किसी तरह पदार्थ की टर्बिलिटी या जल में विलंबित कणों की उपस्थिति को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है? इसका एक्सप्लेनेशन ये सौर स्थिरांक नासा के अनुसार जो है स्थिरांक की मान 1.38 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर से 1.422 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, अतः निकटतम 1.22। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई को मापने का इकाई है? डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। एक डॉप्सन यूनिट इकाई 2.69 गुणे 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य है। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा, जमीन के वायुमंडल से शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई के रूप में मापा जाता है, डॉप्सन की इकाई में मापा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल के आधार पर शिखर तक उपस्थित वायु में ओजोन परत की सघनता मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद है डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है डॉप्सन इकाई की मापता है, तो ये मापा जाता है ओजोन की सांद्रता। मापक यंत्र एवं पैमाने, मापक यंत्र एवं पैमाने के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं?
पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन माहौल, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो नौचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार नौचालकों के द्वारा प्रयोग, ऑप्शन डी सही होगा। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड ट्रेजिंग। इसका प्रयोग नौचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्राश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिसकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोनार, ऑप्शन डी। सोनार का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं? सोनार का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन, तीसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिर्फ प्रासर अल्ट्रासोनिक वेव्स में, अल्ट्रासोनिक वेव्स में प्रयोग करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। और क्रोनीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। ऑडियोफोन दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? एनीमोमीटर से जो पवन के वेग का जो है मापन किया जाता है। पवन का वेग एनीमोमीटर से मापा जाता है। वायु की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से मापी जाती है। एनीमोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं और हाइड्रोमीटर से द्रव और जल के घनत्व का मापन करते हैं। नेक्स्ट है वायु की गति का मापन किया जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर द्वारा किसका नापते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को जो है मापा जाता, आर्द्रता को अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा तापमान को मापा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है, सही है। विद्युत धारा को मापता है, एमीटर, ये भी सही है। प्रेशर डिफरेंस को नहीं, ये मापता नहीं, ये नहीं मापता है। पायरोमीटर उच्च ताप को मापता है, सही है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरी, टैक्योमीटर एक प्रकार का संरक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयन एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। अन्य विकल्प भी सम्मिलित है। पायरोमीटर की सहायता से दूर स्थित उच्च तापीय वस्तुओं को ताप मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? देखिए विद्युत धारा किससे मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर। पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापते हैं। देखिए एमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। पोटेंशियोमीटर से किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापने का उपकरण है। 10 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित जो है नहीं है? सुमेलित नहीं है। वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। एमीटर विद्युत धारा मापता है। पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल को मापता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध मापता है, नहीं। विद्युत प्रतिरोध को जो मापता है वो रेजिस्टेंस मापता है, इसलिए इससे टी नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर एक संवेदनशील उपकरण है जो किसी विद्युत सर्किट में अति सूक्ष्म विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। पायरोमीटर
पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के लिए हम किसका मापन करते हैं? वायुमंडलीय दाब को पता कर मापने के लिए जो है हम आर्द्रता के लिए हाइड्रोमीटर और घनत्व के लिए है। देखिए पायरोमीटर जो का प्रयोग, पायरोमीटर का या पूर्ण विकिरण टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई पे पावर 4 होती है। इसकी सहायता से दूर की वस्तुओं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती। निम्नलिखित संयंत्रों में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर का। निम्नलिखित तापमापियों में किससे पायरोमीटर कहा जाता है? किससे पायरोमीटर कहा जाता है? रेडिएशन थर्मोमीटर को कहा जाता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से ताप मापने हेतु में प्रयोग लिया जाता है। ताप विद्युत थर्मामीटर, प्लेटिनम पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। पायरोहेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके नापन के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन के लिए। ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः दो प्रकार का प्रयोग में लाते हैं, पायरेनोमीटर और पायरोहेलियोमीटर। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की माप की जाती है। मैनोमीटर नामक यंत्र से गैस दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, एमीटर के द्वारा किसको मापा जाता है? विद्युत धारा को। हाइग्रोमीटर से किसको मापा जाता है? तो ये मापा जाता है सापेक्षिक आर्द्रता को। स्प्रिंग तुला से किसको मापते हैं? भार को। और बैरोमीटर से दाब को। तो क्या आ जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित युग में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। सुमेलित नहीं है ओडोमीटर, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक यंत्र है। और एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। तीसरा गलत है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी। ये तीनों जो के तीनों सुमेलित है, डी सुमेलित नहीं है। किसी मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है के रूप में जाना जाता है? ओडोमीटर के रूप में जाता है। ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। क्रोनोमीटर का उपयोग समय को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का प्रयोग गति को मापने के लिए किया जाता है। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, बैरोमीटर। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बैरोमीटर में पारे का अचानक से नीचे का आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है। ठीक है, उसके बाद
साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव्य का प्रयोग होता है? पारा का प्रयोग होता है। बैरोमीटर या वायु दाब मापी यंत्र एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव्य यथा जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे के प्रयोग का अधिक प्रचलन है। दूध का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। ऑप्शन सी। दूध का सापेक्षिक घनत्व दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटेरियोमीटर दूध या दूध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? ये लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए। वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापी जाती है, हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हाइग्रोमीटर ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व और पोटेंशियोमीटर से विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट है हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में किया जाता है? तो आर्द्रता को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। हाइड्रोमीटर किसके लिए? जल की घनत्व को मापने के लिए। जल की घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, यूडियोमीटर। देखिए हवा की आर्द्रता हमको मापना है तो किससे मापेंगे? हाइग्रोमीटर से। स्पेक्ट्रोमीटर से एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से जो है क्या मापी जाती है? आर्द्रता मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जल का घनत्व वो किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता जांच की जाती है। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर से जो है तापमान मापा जाता है, ठीक है। और थर्मोस्टेट से भी तापमान मापा जाता है। हिप्सोमीटर से भी जो ताप मापा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। पायरोमीटर से उच्च ताप और हिप्सोमीटर से ऊंचाई मापने का हिप्सोमीटर से जो है ऊंचाई मापा जाता है। थर्मोस्टेट से जो है किसी तंत्र के तापमान को नियंत्रित बनाए रखने के उपकरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित घनत्व को मापन में होता है। धुआं का कितना डेंसिटी है उसको मापने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। इसका विकास कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र के फ्रेंच प्रोफेसर मैक्सिमिलियन रिंगलमैन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में हमें बताना है कि कौन जो है सुमेलित है।
थर्मो रेसिस्टर से इलेक्ट्रिक थर्मामीटर मापा जाता है, कैपेसिटर से थर्मामीटर नहीं। डिस्क रेक्टिफायर से बाइपोलर जंक्शन, ट्रांजिस्टर जंक्शन डायोड से एम्पलीफायर। ऑप्शन जो होगा सी सही होगा इसका, जो सुमेलित होगा। सॉरी, केवल ए सुमेलित है। थर्मो रेसिस्टर से जो है इलेक्ट्रिक थर्मामीटर मापा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। थर्मोरेसिस्टर। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है, अतः विकल्प एक सही है। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका उपयोग जो है हम किसकी निगरानी के लिए करते हैं? ये मस्तिष्क के निगरानी के लिए हम करते हैं। ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर किसका प्रयोग करते हैं? रक्तचाप की मापने के लिए प्रयोग करते हैं। कैरेटोमीटर किससे का प्रयोग? सोने की शुद्धता को जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। लक्स मीटर किससे प्रयोग करते हैं? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1। 3 4 2 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब। दाब रक्त दाब नापने का यंत्र का नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं लक्स मीटर। ऑप्शन सी। कोलोरीमीटर जो एक प्रकाश सुग्राही उपकरण है जो किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। रडार। रडार उपयोग में आता है। देखिए, रडार का प्रयोग ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं को पता लगाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगों को वस्तुओं को पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। सॉरी, रेडियो तरंग होगा। रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में ऑप्शन सी जो होगा रडार का सही होगा। रडार। रडार एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? कौन सी राशि जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर अथवा रिएक्टर स्केल भूकंप के परिणाम को मापने का एक पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बांटा पैमाना होता है। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। उल्लेखनीय है कि 1977 के दशक से ही भूकंपों के परिणाम आकलन हेतु रिएक्टर स्केल के स्थान पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल प्रयोग हो रही है तथा बहुधा प्रेस एवं मीडिया जगत द्वारा इसे रिएक्टर स्केल नाम से ही अभिकृत किया जाता है। विभिन्न परीक्षा संस्थाओं द्वारा भूकंप मापन संबंधी प्रश्नों में परिमाण के स्थान पर तीव्रता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ज्ञातव्य है कि भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर निर्धारित किया जाता है और मैग्नीट्यूड को सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिएक्टर स्केल या मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल पर। तथापि परीक्षा प्रश्नों में भूकंप की तीव्रता से आशय सामान्यतः भूकंप की शक्ति से
है और विकल्पों में मर्केली स्केल न होने के कारण रिएक्टर स्केल को ही इसका स्वीकार उत्तर होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्वनि की गति प्रकार भूकंपीय लहरों का आयाम। रिएक्टर पैमाने ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है रिएक्टर पर। ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। सॉरी आयाम को मापा जाता है रिएक्टर। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें सुमेलित नहीं है बताना है। सेल्सियस ताप में मापा जाता है, किलोवाट आवर विद्युत और RH गुणांक रखता है, यह भी सही है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता का नहीं है, भूकंप का है, इसलिए भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। देखिए केक्सकोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है। पौधों में वृद्धि किसके द्वारा मापा जाता है? केक्सकोग्राफ पर है, जिसका आविष्कार किसने किया था? भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। रेन गेज क्या है? वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर का एक प्रकार का कण अनुवर्धक यानी पार्टिकल डिटेक्टर है जो आयनित विकिरण को मापता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो होगा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ये रिकॉर्ड करता है भूचाल। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। सुमेलित करना है, 1 2 3 को सुमेलित करना है। भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। ऊंचाई मापा जाता है अल्टीमीटर से। विद्युत धारा ए मीटर से। प्रतिरोध ओम से। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 इसका आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। उसके बाद सही सुमेलित करना है। पतना फेदोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता। ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाइड्रोमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। अल्टीमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। फेदोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडलीय दाब जो है मापा जाता है, हमें सुमेलित करना है ना। कौन? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ये होगा। और वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से। और इसको किससे मापते हैं? समुद्र की गहराई। 4 1 2 3 4 1 2 3 हो जाएगा, सुमेलित करना है। 4 1 2 3 ऑप्शन जो भी होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदोमीटर का उपयोग किसको नापने के लिए करते हैं? समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ठीक है। और सुमेलित करना है। एनीमोमीटर से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप नापते हैं। बैरोग्राफ से क्या? वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। और एनीमोमीटर से वायु का वेग मापते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। सुमेलित करना, वो बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। आंतरिक दहन इंजन कार्बोरेटर में होता है। हृदय गति कार्डियोग्राम का है। और पृष्ठतल वक्रता सिस्मोमीटर, ये गलत हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है?
फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति के मापन में होता है, इसलिए इसमें से कोई भी जो है सही नहीं है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन है? देखिए, झूठ का पता लगाता है पॉलीग्राफ, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। पायरोमीटर से उच्च तापमान मापा जाता है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति, घूमती हुई वस्तुओं की जो गति है उसको मापा जाता है। और क्या मापा जाता है? काइमोग्राफ, काइमो शरीर की क्रियाओं तो ग्राफ के द्वारा इसको जो है निरूपित किया जाता है। ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरियां को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थियोडोलाइट, थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज तल एवं ऊर्ध्वाधर तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार करें, हमें बताना है कौन सा क्रिया जो है सत्य होगा। कितने कथन सही, कितने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि त्वरणमापी में कितने प्रयोग किया जाता है? क्रॉस केस टक्कर, इसमें एयरबैग तुरंत फैल जाता है, इसमें भी प्रयोग कर सकते। लैपटॉप अचानक गिरता है तो हार्ड ड्राइव तुरंत का उसको पता लगा सकते हैं। स्मार्टफोन के झुकाव, जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन को घूम जाता है और पता लगाता है। तीसरा भी सही है। तीनों के तीनों जो है कथन इसमें जो हमें सही होंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक, द्रव्यमान, गति, बल, त्वरण, संवेग, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। इस टॉपिक का क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या है। देखिए, साधारण यंत्र सिंपल मशीन किसी व्यक्ति द्वारा कम बल प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करते हैं। साधारण यंत्रों के कुछ उदाहरण है, जैसे गगारी, पुली, पहिया, दोरी, उत्तोलक, पेंच। नेक्स्ट, एक व्यक्ति के एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? बढ़ेगी। तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। इसके पीछे रीजन क्यों बढ़ेगा? कि व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब 1 लीटर वायु जब सांस लेता है तो 1.225 ग्राम वजन होती है। अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने से व्यक्ति का वजन जो है 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं है? तो वो है आयतन। आयतन जो है सदिश राशि नहीं है बल्कि अदिश राशि है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशि कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है? तो विस्थापन जो है सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन नहीं है? वो हो जाएगा गति जो है सदिश राशि नहीं है। गति क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, गति क्या है? एक अदिश राशि है, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है,
सदिश राशियां हैं जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि है, अदिश राशि है? अदिश राशि कौन है? तो दाब जो है अदिश राशि है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है? संवेग जो है सदिश राशि है। उस पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को कौन सा प्राप्त किया जाता है? तो संवेग। P बराबर m बटा में भी होता है। ठीक है, P और m भी होता है, तो द्रव्यमान ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। बल का गुणनफल, बल गुणनफल होता है F बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर के बाद 11 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क बल, संपर्क बल वह बल होता है जो किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में जो है संपर्क के आने के बाद फोर्स लगता है, जैसे कि घर्षण बल हो गया। गैर संपर्क बल है जो वस्तु जो चिपका हुआ नहीं है तो भी उसमें जो है बल एक लगता है, जिसको हम गैर संपर्क बल कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल। ठीक है, प्रभावी बल। कौन इनमें से गैर जो संपर्क बल है? ऑप्शन बी घर्षण बल, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। गैर संपर्क बल, सॉरी गैर संपर्क है, ये हो जाएगा चुंबकीय बल, ऑप्शन बी। गैर संपर्क बल वे बल हैं जो किसी वस्तु उसके भौतिक संपर्क में बिना कार्य करते हैं। चुंबकीय बल एक गैर संपर्क बल का उदाहरण है, जबकि घर्षण बल प्रभावी बल संपर्क बल का उदाहरण है। गैर संपर्क वस्तु के एक दूसरे के संपर्क में होने की संभावना कम होती है। 11 नंबर में है कि यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी 6 गुना। देखिए, घन का आयतन होता है L3, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है L²। दोनों आपस में समान है तो घन की जो आयतन होगा वो 6 गुना होगा उसके क्षेत्रफल के। ऊर्जा संरक्षण का आशय है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है। ये न ही सृजन हो सकता है न ही विनाश, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? भूतापीय ऊर्जा नहीं प्राप्त होता है और नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। हवाओं की ऊर्जा, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा जो है इस हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की केवल गतिज ऊर्जा होगा, स्थिर ऊर्जा नहीं होगा। बहती हुई हवा में जो है केवल गतिज ऊर्जा होता है। ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों में विद्युत या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। वायु शक्ति, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सूची और 1 और 2 को सम्मिलित करना है। उष्मा से विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। उष्मा से विद्युत किसमें उत्पन्न किया जाएगा? तो ये हो जाएगा
ईंधन में। विद्युत से ध्वनि किसमें आता है? लाउड स्पीकर में। द्रव्यमान से ऊष्मा किसमें होगा? नाभिकीय रिएक्टर में। रासायनिक से ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा सौर सेल। ऊष्मा से विद्युत ईंधन से। ठीक है, 5 हो जाएगा। 5 3 2 4। 5 3 2 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा। इसका देखिए, ऊष्मा से विद्युत जाना है, सोलर सेल जाएंगे, सौर सेल जाएंगे। विद्युत से ध्वनि जाना है, लाउड स्पीकर। ध्वनि से ऊष्मा जाना है, नाभिकीय रिएक्टर। रासायनिक ऐसे ऊर्जा जाना है, ईंधन। हमारा गलत था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो न्यूटन ने परिभाषित किया था गति को। सबसे पहले गति को परिभाषित जो है गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। गैलीलियो ने सर्वप्रथम एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को गति कहते हैं। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। न्यूटन की गति का पहला नियम जाना जाता है जड़ता के नियम से जाना जाता है। जड़ता का नियम क्या कहता है? प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विरामा अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में रहता है, जब तक कोई बाह्य बल उन पर का व्यवहार करने की विवश न करता। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? जड़त्व, स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। यात्री ट्रेन के एकाएक चलने से पीछे की ओर गिर जाता है। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, यह हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के जड़त्व के कारण विराम में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा जो है पीछे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री जो है बाईं ओर झुक जाएंगे। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। देखिए, जब बस गति से दाईं ओर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री बाईं ओर झुक जाते हैं। इस जड़त्व के नियम के आधार पर समझा जा सकता है। बस के सीधे रास्ते पर चलने के दौरान यात्रियों का शरीर भी एक सरल रेखा गति पर गतिमान होता है। अचानक दाईं ओर मुड़ने पर अपनी सरल रेखा गति को बनाए रखना चाहता है, जिसके फलस्वरूप बाईं ओर झुक जाता है। स्थिर स्थिर विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विराम की स्थिति से संबंधित है। सर्सन और रीजन का क्वेश्चन है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीट फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सही है। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा कथन भी सही है। दूसरा कथन भी सही है, लेकिन सही व्याख्या इसका नहीं है। ऑप्शन बी होगा। देखिए, घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षणहीन सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति कर सकता है। सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वह गति करने लगेगा। वह न्यूटन के गति के तृतीय नियम के आधार पर समझा जा सकता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए सदैव समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। सॉरी, सी इसका नहीं सही। क्योंकि
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक व्यक्ति एक लकड़ी के बक्से पर 200 न्यूटन बल लगाकर उस नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, सीमांत घर्षण बल क्या होगा? सीमांत घर्षण बल कितना हो जाएगा? 200 न्यूटन ही होगा सीमांत घर्षण बल। 200 न्यूटन होगा, ऑप्शन डी सही। निम्न कथन और कथन है, निम्न कथन तथा उसके निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए। भरी हुई गाड़ी को चलाने में चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि जब एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोद में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगे गए बल को बढ़ाने में नहीं, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में करता है, सही है। फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में नहीं, ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। फुटबॉल खेल में एक गोलकीपर तेज गति से आ रही फुटबॉल को लपकते समय हाथे को पीछे खींचता है, इस प्रकार गोलकीपर गेंद के वेग को शून्य करने से अधिक समय लगता है। इस प्रकार फुटबॉल में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, इस कारण तेज गति से आ रही फुटबॉल का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर फुटबॉल को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही फुटबॉल का वेग बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। उस स्थिति में फुटबॉल में संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी और उसे लपकने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे गोलकीपर की हथेली में चोट लगने की आशंका भी होती है। यह अनुप्रयोग गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार है। न्यूटन का तृतीय नियम कहता है केंद्रीयाभिमुख बल जिम्मेदार है। देखिए, केंद्रीयाभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना केंद्रीयाभिमुख बल के लिए जिम्मेदार है। एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है और लेकिन दिशा बदलते रहती है। दिशा एवं वेग बदलने से जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी धागे से बंधे पत्थर को कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर घुमाता है तो धागे को छोड़ने से पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। जिस दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित है, जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो पत्थर के वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, तो यह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से गतिशील हो जाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्रीय बल के कारण है। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण ही मिल पाता है। यदि कोई बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखा पर चलता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियालिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है। इस क्षैतिज गतिज को पवन कहते हैं। पवनें उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियालिस बल कहा जाता है। कोरियालिस बल अक्षांशों के कोणों के सीधा समानुपात में बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुववृत्त पर अनुपस्थित होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फिसली। बताएं कि नाव का द्रव्यमान
मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है, हमें बताना है। व्यक्ति का द्रव्यमान, देखिए नाव प्लस व्यक्ति के कूदने में जो संपूर्ण वेग होगा, संपूर्ण संवेग वो शून्य होगा। तो m×5 माइनस n इंटू 0.5 बराबर 0, यानी n इंटू 0.5 बराबर m×5, n बटा में m बराबर 5/5, तो n बटा में m बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी 10 गुना होगा। ऑप्शन डी। 0.12 किलोग्राम की एक गेंद को 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है एच बटा में पी। एच बटा में पी होता है एच दिया था 6.626 गुणे 10⁻⁻34। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा m×v 0.12 गुणे 20 गुणा कर देते हैं, कट जाएगा। कटने के बाद कितना आएगा 2.758 गुणे 10⁻⁻34, यानी 2.76 गुणे 10⁻⁻34। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रक, एक कार, एक मोटर साइकिल की गतिज ऊर्जा समान है। यदि समान अवरोधक पर लगाए जाएं और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो उनकी दूरी समान होगी, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। यदि किन्हीं वस्तुओं को गति ऊर्जा समान है और उन पर समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगी। दो द्रव्यमान समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गति ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा। गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:1 होगा, 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। साइकिल और कारों में बॉल बेरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र घट जाता है, इसीलिए। बॉल बियरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। रोलिंग घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। एक व्यक्ति के कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल आ रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा। यह आर के बराबर होगा, ये आर के बराबर होगा। देखिए, कार विराम की अवस्था में या सीधी रेखा में सीधी समतल पर सड़क पर क्षैतिज गति के दौरान ऊर्ध्वाधर संतुलन में रहती है। इसका भार चारों पहियों पर समान रूप से विपरीत रहता है, जिससे सड़क दोनों स्थितियों में पहियों पर समान प्रतिक्रिया रहता है। ऐसा न होने पर बल आघूर्ण उत्पन्न होने से काम करने पर मार्ग में विचलित हो जाता है। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई हो। निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सही है। पहला कथन है कि तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ शार्प सर्कुलर पाथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, सही है। अंदर के पहियों पर उल्टेगा नहीं, बाहरी की तरफ फिसलेगा, ये सही है। अंदर की तरफ फिसलेगा नहीं। 1 और 3 जो है सही है।
वृत्ताकार पथ पर चलते हुए किसी वस्तु पर अभिकेंद्रीय एवं अपकेंद्रीय बल दोनों ही कार्य करते हैं, जो विपरीत प्रभाव से वस्तुओं को संतुलित रखते हैं। यदि कोई गाड़ी वृत्ताकार पथ पर वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर सरकने लगती है, परंतु जब घर्षण बल भीतर की ओर लग कर अतिरिक्त अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं तो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर यदि सड़क का बाहरी हिस्सा उठा हुआ नहीं है तो तीव्र गति से बाहर वाहन वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पटरियों से लट जाएगा। निम्नलिखित बल्लेबाजों द्वारा निम्नलिखित क्रिकेट गेंदों को मारने में गेंद को समतल जमीन पर लुढ़कते हैं। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। समतल जमीन पर एक गेंद के मध्य उपस्थित घर्षण बल गेंद की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, अतः गेंद कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। एक बल एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है, अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या होगा? 2v1 v2 बटा में v1 प्लस v2। ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? a बराबर v माइनस यू बटा में टी। ऑप्शन ए होगा क्योंकि v बराबर यू प्लस ए टी होता है। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लौटाना शुरू करता है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 1400 न्यूटन होगा। 1400 न्यूटन कैसे हो जाएगा? तो 400 सेकंड है, 400 मीटर है। सबसे पहले हमें क्या फाइनल वैल्यू निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? इस ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो F बराबर m इंटू एक्सलरेशन हमें निकालना है। इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है। तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। ये हो जाएगा 0। 20 सेकेंड 400 मीटर पर 400 तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 80 हो जाएगा टी 20 सेकेंड तो 1 मीटर पर सेकेंड। दूरी 400 है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एस बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस एस बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर यू हो जाएगा 0 तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा हाफ ए हमको निकालना है और टी स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 400 है तो 400 कट जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से जो एफ हो जाएगा मास इंटू एक्सलरेशन। मास है 2000 7 ये क्या बोलते हैं 7000 है। 7 टन है मतलब 7000 और 2 से गुणा कर सकते। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतने के समय 144 न्यूटन का बल लगता है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? किया गया कार्य जो हो जाएगा वो 2100 जूल हो जाएगा। 2100 जूल हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। तो वर्क हमारा यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे हमको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स कितना? 140 न्यूटन का। 15 मीटर लंबा डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर क्या है? 15 से 60 6 15 6 2100 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन जो सिद्धांत पर काम करता है उस सिद्धांत का नाम क्या है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर
जो है काम करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। माथे मथने वाली मशीन क्रीम जो है किस पर काम करता है, अपकेंद्रण बल पर काम करता है। नेक्स्ट है, बस इतना ही। 145।